एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम टीजीटी साइंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं और ये यूनिट कौन सी है अभी? कार्बन कंपाउंड्स। अब ये जो यूनिट है ना, ये आपको ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि आपको 10th वाला नहीं पढ़ना है। जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर मेंशन है वो आपको 9-10 से पहले बेसिक तो कवर करना ही है। फिर उसके बाद आपको हायर लेवल पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को कैसे डिस्कस करने वाली हूँ, अप्रोच बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम सिलेक्टिव अप्रोच का ध्यान रखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो भी टॉपिक्स के नाम आपको मेंशन किए गए ना सिलेबस में, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा पूरा ऑर्गेनिक नहीं डिस्कस करने वाली हूँ कि भाई हम यहाँ पे बैठ के 11th की 12th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे उसने सिलेबस में दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम हाइब्रिडाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसने मेंशन किया है यहाँ पे अल्केन्स की प्रिपरेशन, तो हम यहाँ पे सिर्फ अल्केन्स की प्रिपरेशन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम ऐसे सोचें कि हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो वाला टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पे जितना जल्दी हो सकेगा इस यूनिट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको 9-10th का ही पोर्शन कवर करना है, जो भी टॉपिक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। क्योंकि देखो यहाँ पे टीजीटी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों आपके क्या है सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप ऐसे किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर भी होगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि किस रेशो में यहाँ पे किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या फिर बायो का पोर्शन ज़्यादा आएगा, केमिस्ट्री ज़्यादा आएगी, या फिर केमिस्ट्री का लेवल क्या रखेंगे, फिजिक्स का लेवल क्या रखेंगे, या तीनों का लेवल सेम आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है अभी। तो यहाँ पे आपको 9-10th पे पहले फोकस करना है, क्योंकि जो कुछ यूनिट्स हैं ना, देखो सारी यूनिट्स तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती सारे टॉपिक्स कि जो आपको भाई 9-10 से ही कवर हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे इस यूनिट में आपको मेंशन किया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करो, तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं पढ़ते हैं 10th क्लास तक। ठीक है, वो कहाँ पे आता है? 11th में ही आता है। लुकास टेस्ट है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के लिए टेस्ट है। तो ये सब टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो ये सब टेस्ट हम कहाँ पे पढ़ते हैं? 11th-12th में पढ़ते हैं। 12th में आएगा जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स, या इस यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और भी यूनिट्स है जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली यूनिट में। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट 9-10 से नहीं होगा। तो जो भी टॉपिक्स आपको ऐसे सिलेक्टिव मेंशन किए गए हैं ना, और वो 11th-12th में है, सिर्फ आपको वही टॉपिक्स करने हैं, बाकी आपको 9-10th करना है। तो यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो 9-10th से कवर हो रहे हैं, तो इसलिए पहले आपको 9-10th पे फोकस करना है। देन 9-10th कंप्लीट करने के बाद, या फिर आपका वो हो चुका है, आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द हायर लेवल, यानी कि तब आप प्रिपेयर कर सकते हो हायर के अकॉर्डिंग। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई चॉइस ही नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। और देखो एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक ना वीडियो है HTET TGT साइंस की, उसमें ना मैंने पूरा 9th एंड 10th का पोर्शन ना डिस्कस किया हुआ है। 9th एंड 10th की केमिस्ट्री NCERT बेस ही है, ठीक है। अब वो पूरा वन शॉट है, तो वो उस तरीके से तो नहीं है कि जैसे आपको चैप्टर वाइज वन शॉट मिलते हैं। बट वो वन शॉट जो वीडियो है ना NCERT की, NCERT बेस है HTET TGT साइंस के लिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ। तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करो भी? प्रैक्टिस पे फोकस करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो MCQ, और यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। सब्जेक्टिव के चक्कर में ये मत करना कि ऑब्जेक्टिव गलत हो रहे हैं, ठीक है। कभी इतना ज़्यादा ध्यान सब्जेक्टिव पोर्शन पे दिया जाए कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस ही ना हो कि भाई किस तरीके से पूछा जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर किसी ने भी 9-10th का सिलेबस कवर नहीं किया है, वैसे तो देखो मैंने एक NCERT सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम चैप्टर वाइज वन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल हमने NCERT से एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट किया था विद NCERT एक्टिविटीज़ वगैरह, जो कुछ भी NCERT बुक में आपको दिया हुआ है। बट अभी अगर मान लो किसी ने नहीं किया है, किसी के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, या फिर किसी ने पहले किया था अभी उसको रिवीजन चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अभी आपको बताया HTET TGT साइंस की एक वीडियो है, 7.5 घंटे के अप्रोक्स है, उसमें 9th एंड 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री है। तो आप वो देखो। देन आप क्या करो, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट क्लियर करो। EMRS TGT साइंस करके मैंने एक प्रैक्टिस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो जिसको भी जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक पे वीक भाई स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो चलो
चलो अब ये बहुत सारा डिस्कशन हो गया, ठीक है, 5 मिनट तो ये ऐसे ही चले गए हैं अभी डिस्कशन में। अब हम यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा बात को नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। तो पहले के टाइम में, यानी कि जो भी अर्लियर पीरियड की अगर हम बात करें, अर्लियर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को देखें, उस टाइम पे केमिस्ट्री को कैसे केमिस्ट देखते थे, स्टडी करते थे, उसके बेसिस पे देखें तो ऑल्ड टाइम में क्या बोला जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वो क्या होती है, स्टडी ऑफ प्रोडक्ट विच ओरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे प्रोडक्ट की स्टडी जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, प्लांट से या एनिमल से, और सिंपली आप कैसे बोल सकते हो, लिविंग सोर्सेज से। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, उसे हमने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसकी स्टडी को ही हमने क्या कह दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्या था उस टाइम पे, जितने भी साइंटिस्ट थे ना, मतलब केमिस्ट थे, वो ट्राई कर रहे थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लिविंग सोर्सेज में देखते थे ना, उसको सिंथेसाइज करने का वो अपनी तरफ से पूरा मतलब क्या है, बेस्ट एफर्ट लगा रहे थे कि वो लैब में उसको सिंथेसाइज कर सके। बट क्या था भाई, कोई भी यहाँ पे सक्सेसफुली सिंथेसाइज ही नहीं कर पाया था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में। इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी भी दी गई। क्या थ्योरी थी भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी थी। और वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी, ये किसने दी थी भी, एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने ये बता दिया कि जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो भी लिविंग सोर्सेज होते हैं ना, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो उनसे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है ना, उनके अंदर एक मिस्ट्री फोर्स प्रेजेंट होता है। उस मिस्ट्री फोर्स को ही क्या बोल दिया गया, वाइटल फोर्स बोल दिया गया। जो वाइटल फोर्स है, मिस्ट्री फोर्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उनके लिए एक मिस्ट्री फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। उस मिस्ट्री फोर्स की वजह से ही वो कंपाउंड क्या हो रहे हैं भाई, बन रहे हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी भी, ओनली प्रिपेयर्ड इनसाइड अ लिविंग बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल फोर्स विच इज वाइटल फोर्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी, किसने दी, बर्जीलियस ने दी। 1828 में क्या है भाई, एक साइंटिस्ट आए, कौन भाई, वॉलर, और इन्होंने 1828 में फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। और फर्स्ट मैनमेड कंपाउंड क्या है भाई, यूरिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मैनमेड कंपाउंड क्या है, वो क्या है भाई, और यूरिया है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। NH2 कौन सा ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप होता है, और CO यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, और ये क्या है भी यहाँ पे NH2 अगेन, ये इस तरीके से है, तो इसका नाम क्या है भी यहाँ पे, यूरिया। तो अब जब ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने भाई फर्स्ट मैनमेड कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज कर लिया, तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये क्या हो गई भाई, रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे बना कैसे था ये फर्स्ट मैनमेड कंपाउंड, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट लिया। ये यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है, हमने सीखा था ये एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि, तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, ये हमने क्रॉस वाले फॉर्मूले से सीखा था ना, अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट पे कितनी होती है भी, ये बाईवेलेंट होता है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्रॉस। तो यहाँ पे ये क्या है, NH4 का ट्वाइस और SO4 आ गया, तो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराई किसके साथ, पोटाशियम साइनेट के साथ, डेट इज़ KCNO। तो यहाँ पे जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है अभी, अमोनियम साइनेट बनता है। ये क्या है अभी, अमोनियम साइनेट बन गया है, और यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब ये जो अमोनियम साइनेट यहाँ पे बना है ना, ये क्या होता है अभी, रीअरेंज होता है। ये क्या है अभी, रीअरेंज होता है, और ये रीअरेंज करके क्या बना लेता है अभी, यूरिया बना लेता है। ये यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट करके ये कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, एज ए यूरिया। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इससे क्या हुआ भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई। अब जो यूरिया एक कंपाउंड सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो सकते हैं, तो उसमें से एक कंपाउंड कौन सा है भी, एसिटिक एसिड। लिख लेना इसको, एक क्या है भी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने एसिड बेस चैप्टर में सीखा था, CH3COH। और एक और दूसरा कंपाउंड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है भी, विनेगर में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में प्रेजेंट होता है। और इसे किसने सिंथेसाइज किया था, कोल्ब ने। किसने सिंथेसाइज किया है, कोल्ब ने, इन 1845। इसके बाद मिथेन और इथेन को भी सिंथेसाइज किया गया। आप बस इतना ही ध्यान रख लेना, ठीक है। कोल्ब ने एसिटिक एसिड किया था इसके बाद, जब ये यूरिया की डिस्कवरी हुई थी, मतलब इसको सिंथेसाइज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखो भाई, पीरियोडिक टेबल तो सभी ने देखी होगी। पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है, तो पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है वो देखो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। आई होप ये विजिबल होगा।
देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे ये कौन सा ब्लॉक होता है भी, ये एस ब्लॉक होता है। ये इधर दो ग्रुप जो हैं ये कौन से ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक। इधर इस साइड क्या होता है, ये पी ब्लॉक होता है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, थर्ड से लेकर 12 तक क्या होते हैं अभी, ये होता है डी ब्लॉक। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होते हैं अभी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होता है ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट आपको पता होनी चाहिए, क्या पता वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ ले और आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है तो वहाँ पे क्वेश्चन को जब वो पुटअप करेगा तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। आपको ऐसे फालतू का एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उसने कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ कार्बन बताओ इन पीरियोडिक टेबल, तो आप मेंशन कर सकते हो ना कि पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से कहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 4A एंड 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। और यहाँ पे कार्बन की जो फैमिली है, 14th ग्रुप जो फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है भाई, ऐसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी एलिमेंट के लिए जब हम सिंबल लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ हम क्या मेंशन करते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या होता है भाई, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पे ऊपर वाला जो सब्सक्रिप्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या बोलते हैं अभी, मास नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। मास नंबर क्या है अभी, 12 है। और जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे टोटल जो चार्ज होता है वो ओवरऑल क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको यहाँ पे क्या है अभी, 6 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे के एल एम एन के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल में कितने होते हैं, 8। बट यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, 6 है। तो 6 में से आपने 2 तो यहाँ पे फिल कर दिए, तो कितने बचे आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में क्या होता है अभी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए या फिर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला जाए कि भाई कार्बन में जो सेकंड शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सेकंड शेल में। और देखो ये सिंबल बताया है और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। अगर हम 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग बात करें तो वो जो कन्फिग्रेशन होती है वो ये होती है 1s2 2s2 2p2। कैसे होता है, यहाँ पे देखो ये 1s ऑर्बिटल है, देन 2s ऑर्बिटल होता है एंड देन 2p ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अभी, एक ऑर्बिटल ये होता है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एंड दे मस्ट बी अपोजिट स्पिन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 2p। तो एक ऑर्बिटल को पहले हम क्या है कंप्लीटली फिल करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे पहले 1s है तो 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन ये पूरा क्या है भी, यहाँ पे सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में यहाँ पे पहले 2s अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी हम यहाँ पे ये करते हैं। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसके रिगार्डिंग भी हमने मतलब मैंने एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी के लिए भी आप कैसे लिख सकते हो, तो आप उस वाली क्लास को भी देख सकते हो क्योंकि आपको पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर भी करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2s2 एंड देन 2p। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4 फिल हो गए। तो यहाँ पे p के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई, 2। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स है ना इनकी एनर्जी कैसी होती है, ये कैसे ऑर्बिटल होता है, डीजनरेट ऑर्बिटल होता है। मतलब क्या इनका कि इनकी एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। तो जब सेम एनर्जी लेवल है तो पहले सब में इलेक्ट्रॉन एक एक फिल करते हैं सिंगली। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे तो यहीं तक ही 2p2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पीरियड कौन सा है भाई, देखो ये सेकेंड पीरियड है। यहाँ पे देखो भाई ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में ही क्या आ रहा है भाई, देखो कार्बन आ रहा है। और जो सोडियम वाला पीरियड है वो कौन सा है, थर्ड पीरियड है। तो यहाँ पे कौन से पीरियड से बिलोंग करता है अभी, सेकंड पीरियड से। ग्रुप कौन सा है, 14 या फिर 4 है। ब्लॉक कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। वैलेंसी कितनी है अभी, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपने देखा ना। और यहाँ पे ये कैसे कंप्लीट होता है, ऑक्टेट चेक करते हैं। ऑक्टेट का क्या मतलब है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी। यानी कि शेल के अंदर हम ये चेक करते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो यहाँ पे इसमें सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी 8 आ सकते हैं। यहाँ पे बताया ना एल शेल में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। बट यहाँ पे है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 ही हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। और जो कार्बन बिलोंग करता है 14 ग्रुप से, यहाँ पे इसमें क्या है आपको मैंने बताया कि कार्बन है, देन सिलिकॉन आता है, देन जर्मेनियम होता है, देन टिन एंड आफ्टर दैट लेड होता है। तो ये पूरा क्या है भाई यहाँ पे ये मतलब कार्बन वाली फैमिली के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन।
तो टेट्रावेलेंसी, अब देखो ये थोड़ा सा आज की क्लास ना बेसिक्स ही लगेगी, कुछ टॉपिक्स आपके लिए न्यू भी हो सकते हैं और कुछ टॉपिक्स आपको बेसिक्स लगेंगे, क्योंकि वो हम 10th में भी जब हम डिस्कस करते हैं ना तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आता है, बट ऐसा नहीं है कि हम सारा कंप्लीटली यहाँ पे 10th वाला ही डिस्कस करने वाले हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे लग सकती है कि ये तो 10th में भी है। तो क्या है भी टेट्रावेलेंसी, तो टेट्रा का मतलब क्या है यहाँ पे 4 से, और वैलेंसी मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फोर कोवलेंट बॉन्ड। अभी हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, तो यहाँ पे बस आप इसको ऐसे समझो कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी से क्या मतलब है कि कार्बन की एबिलिटी होती है कितने बॉन्ड बनाने की, 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रावेलेंसी बोलते हैं कार्बन का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी पीछे हमने देखा था, तो इसको दोबारा से क्या डिस्कस करें, यहाँ पे शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो मैंने आपको KLMN के अकॉर्डिंग बताया था, 2 और 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड होता है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे इनके केस में आपने क्या पढ़ा था कि ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं क्या करते हैं, एक एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा गेन करता है। जैसे यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव बनाएगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव बनाता है। यहाँ पे सेम ऐसे मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पे अपोजिट चार्जेस आने की वजह से इनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भी इलेक्ट्रो, और मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है ये, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से क्या मतलब है, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे इन कंपाउंड्स में क्या है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है, अपोजिट चार्जेस होने की वजह से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये होगा। तो सेम ऐसा ही क्या कार्बन भी कर सकता है, क्या कार्बन के लिए भी पॉसिबल है, कार्बन सारे के सारे। अब ये देखो ऐसा ही नहीं है कि अपनी मर्जी से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 गेन किए, इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट होता है, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इनको क्या अचीव करनी होती है, अपनी स्टेबल स्टेट अचीव करनी होती है, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन में अचीव करना होता है, इनको जाना होता है, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। जैसे अब यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 281, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या है 28 बन जाएगा। तो 28 जो कन्फिग्रेशन होती है किसकी होती है, नियोन की होती है। तो ये क्या है भी, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को इसने अचीव कर लिया, तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। सेम ऐसे क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 287। यहाँ पे थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये 7 तो लूज करेगा नहीं, 7 लूज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेना प्रेफर करता है, तो ये बन जाएगा 288। तो अब 288 करके यहाँ पे कौन सी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को इसने अचीव कर लिया, आर्गन की। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टेबल स्टेट मानी जाती है कि ऐसे नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन जब वो अचीव कर लेता है तो वो स्टेबल स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, 1 गेन किया, और सेम यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो क्या कार्बन के पास भी सेम पॉसिबिलिटी है, वो C4 पॉजिटिव बनाएगा या फिर C4 नेगेटिव बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे सोडियम अनायन तो नहीं होता, ये कैटायन ही बनाता है, अनायन तो नहीं बनाता है, तो सेम ऐसे आपको चेक करना है कि ये लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा। अगर कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ही हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसको ही लूज करने के बाद ये क्या है भी, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में जाएगा। जैसे KLMN होता है ना, तो यहाँ पे 2 4 है, तो यहाँ पे जब 4 वाले लूज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो ये हीलियम जैसी कन्फिग्रेशन को ऑक्यूपाई कर पाएगा। कौन सी नोबल एलिमेंट आएगा भी, यहाँ पे हीलियम आएगा। हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है भी, क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करके अलग कन्फिग्रेशन को बनाएगा। तो देखो, इफ़ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या करेगा भी, C4 पॉजिटिव बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराना ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी ना आपको क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, यानी कि जो भी वैलेंस शेल में से आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराना ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। क्यों डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इट वुड रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या करेगा भी, C4 नेगेटिव फॉर्म कर लेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन था जो वो न्यूट्रल था, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 ही प्रोटॉन थे।
बट जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, और जो प्रोटॉन्स थे वो कितने हैं, यहाँ पे 6 प्रोटॉन ही है। तो यहाँ पे अब ये जो 6 प्रोटॉन है ये क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन के साथ है कैन नॉट स्ट्रांगली होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो 6 प्रोटॉन है इट कैन नॉट हेल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या है, ये आयन अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो भी इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन कर रहे होते हैं ये किस लिए कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अनस्टेबल होने के लिए थोड़ी ना। तो यानी कि ये C4 नेगेटिव आयन भी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और ना ही यहाँ पे कार्बन क्या है भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्या फिर कार्बन मतलब किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, डिफरेंट कंपाउंड्स में कैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो कार्बन है वो क्या प्रेफर करता है, वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। क्या प्रेफर करेगा भी, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये पूरा टेट्रावेलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप जब अपने आंसर को डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन डज नॉट मतलब कटायन और अनायन वाली फॉर्म में नहीं जाता है, तो आप ये ऐसे ना कॉन्सेप्ट बता भी सकते हो कि इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन थे। तो भाई जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इतना रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे पहले आपको यही क्लियर करना है कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, तभी तो आप कार्बन कंपाउंड्स को अच्छे से स्टडी कर पाओगे। जब आप उनकी बॉन्डिंग को अच्छे से समझ लोगे कि वहाँ पे कौन से टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और वो कैसे होती है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है अभी, एक कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। यानी कि जब दो एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं अभी, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इस इमेज से समझो, इस पिक्चर से यहाँ पे क्लियर होगा। आपके पास क्या है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। अब यहाँ पे जो ए एटम है इसके पास देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 and 2 4 and 6 and 1 is 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है एटम 1 के पास। और सेम ऐसे यहाँ पे चेक करो, जो एटम बी है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे शेयरिंग भी जो ये करते हैं ना, शेयरिंग करने में भी ये क्या कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। एक हाइड्रोजन जो होता है ना वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन क्या है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और बाकी सब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसी एटम 2 के पास भी देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एटम ए और एटम बी है, अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, लूज करना तो प्रेफर नहीं करेगा, क्या प्रेफर करेगा, शेयरिंग करना। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताए गए हैं, जो भी इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करके देखो यहाँ पे आपको ये अलग अलग दिख रहे होंगे, एक ब्लू इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब एक ब्लू इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है यहाँ पे रेड है, और ये मिलके क्या कर रहे हैं। अब देखो जब आप इसका ऑक्टेट चेक करते हो ए एटम का, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ऐसे 7 इसके खुद के हैं और एक वो किसके साथ शेयर कर रहा है, बी एटम के साथ शेयर कर रहा है। सेम ऐसे बी के लिए चेक करो, 7 खुद के हैं उसके, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, भी ए के साथ शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्या आ गया है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या है भाई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। एटम शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ये शेयर क्यों करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको कोवलेंट बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के शेल में क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1s इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन होती है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन के पास क्या है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे भी 1s1 है। अब क्या करना है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आपको बॉन्ड के तरीके से दिखाना हो तो ऐसे आप शो करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ है। तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट ऐसे चेक करो, यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जांपल है। देखो फ्लोरीन
के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन की जो कन्फिग्रेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 2s2 2p5। ये यहाँ तक चेक करो, 1s 2s2 2p5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट यहाँ पे इसके पास 5 ही थे, तो इसने यहाँ पे क्या किया भाई, 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया। अब आगे देखो यहाँ पे ये कैसे बन गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, यहाँ पे ये क्या किया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया। सेम ऐसे दूसरा फ्लोरीन एटम है, उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बना दिए। तो अब ये जो एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है 7 यहाँ पे, देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। सेम ऐसे यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, F2 मॉलिक्यूल, और ये रहा यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किसके लिए भी, यहाँ पे ये H2O का एग्जांपल है, किसका, H2O का एग्जांपल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है भी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के केस में देखो भाई, जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इसकी तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या करना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग के लिए देखेगा कि कौन अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, शेयर करेगा, जैसे एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 तो इसके पास खुद के थे, और क्या है बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यूज़ करके क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ऑक्सीजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में क्या देखते हैं हम, डुप्लेट देखते हैं ना। तो हाइड्रोजन के पास एक तो खुद ही था, और एक क्या आ जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मतलब होता है, सिंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक लाइन बना देते हैं, इस तरीके से लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपको ये एक ऐसे डैश, मतलब ये बनाना है, इससे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 इसका क्या मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करने से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बना है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन भी आता है और अगर आप आंसर राइटिंग भी करते हो तो आप बोल क्या रहे हो, इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में बात कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात कर रहे हो। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि ऐसा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, मतलब एक एक एटम ने मतलब अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने की वजह से बना है, तो वो क्या होगा, या फिर आप बोलोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो आपको टर्म का याद रखना है कि आप इलेक्ट्रॉन से डिफाइन कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, 2, और अगर पेयर वर्ड यूज़ कर रहे हो तो हम उसे बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि पेयर में क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल है यहाँ पे H2 का एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये ऐसे शेयर करेगा और ये ऐसे शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट ऐसे देखो मीथेन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये हम देख चुके हैं, मैं बार बार कन्फिग्रेशन लिख के नहीं बताऊंगी, तो ये यहाँ पे हम देख चुके हैं। और हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये 4 हाइड्रोजन को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और यहाँ मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए शेयर करने के लिए। और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो कैसे करेगा अभी देखो, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट ये कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट तो ऐसे ये कंप्लीट हो गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। और कार्बन ने अपना कैसे कंप्लीट किया, 4 तो इसके खुद के ही थे, और यहाँ पे 4 किसके यूज़ कर लिए उसने, हाइड्रोजन के। इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा और उसके लिए बोलेगा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने क्या किया, आपको मीथेन का दे दिया या फिर किसी और का एग्जाम्पल दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा भी, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऐसे ये
डबल डैश लाइन आएगी। तो इस केस में क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 2 पेयर बन गए ना। एक पेयर तो यहाँ से बना और सेकंड पेयर क्या है, यहाँ से बना। तो जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के केस में देखो भी, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। भाई यहाँ पे जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती होगी, थोड़ा सा बेसिक आइडिया नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तब तक आप थोड़ा सा क्या है भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करोगे इसको करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ हुए हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ हुए हैं, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं फॉर मेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, ऐसे आप ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब क्या है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है भाई, 7 होता है। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। केलेमेन के अकॉर्डिंग भी लिखते हो आप, तो यहाँ पे 7 फिल करने हैं, तो 2 यहाँ पे हो गया और 5 यहाँ पे, यानी कि सेकंड शेल में कितने गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, जो भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वाले उनको रिप्रेजेंट करना होता है। इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन फिल मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करने। जैसे अब यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में क्या है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ड्रॉ करते हम। ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बनाते हैं अभी 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। तो नाइट्रोजन के पास 5 तो ऑलरेडी है, इसको 3 चाहिए, तो ये इसके शेयर करेगा। और इसके पास 5 ऑलरेडी है, इसको 3 चाहिए, तो इसके साथ ऐसे शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है भाई, मीथेन का एग्जाम्पल था, ऐसे ही यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इथीन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इथाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इन दोनों में से मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। इसके पीछे का भी रीज़न ये है क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो एक मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इथीन या इथाइन में से। ये जैसे यहाँ पे क्या है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो आपको इसके ये C2H4 है, तो यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी ड्रॉ करो भाई। कार्बन की वैलेंसी आपने ऐसे बना दी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन की वैलेंसी ऐसे बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी कार्बन की वैलेंसी बनाई है, अभी कार्बन की ही वैलेंसी ड्रॉ की है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी, 4। तो यहाँ पे आपने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए कार्बन के, और देन 4 हाइड्रोजन, ये अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ड्रॉ कर दिए। क्या होगा यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे कंप्लीट करेगा, यहाँ पे ये ऐसे। कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो 4 तो इसके पास ये है और 4 ये है। अब ये क्या करेगा, 4 चाहिए इसको, तो 4 ये वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ शेयर करेगा और ये वाला इसके साथ शेयर करेगा। तो ये कैसे बना लेगा, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्लियर है भाई किस तरीके से बनाए, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। ये देखो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। कार्बन कार्बन ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 4 क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड के टर्म्स में बनता है कि कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे तब समझेंगे, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे याद रखो कि ये भी पूछा जा सकता है कि कितने यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कितने डबल कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर कितने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे देखो कुछ और एग्जांपल है, जैसे ये H2 का है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से शेयर कर लेगा। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। तो ये 6 से अपने क्या है 8 को करना चाहेगा, तो इस तरीके से शेयर करेगा। सेम ऐसे यहाँ पे ऐसे शेयर करेगा, और कार्बन क्या करेगा, दोनों ही ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो,
डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, ये तो N2 का ही एग्जांपल है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं पोलैरिटी के बेसिस पे। अब ये तो कैसे चेक किया था हमने कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर कर रहा है उसके बेसिस पे कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम बेस ऑन पोलैरिटी देखेंगे कि कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो ये टर्म्स यूज़ होती है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली पोलैरिटी को आप ऐसे समझ लो कि जब क्या है डिफरेंस आ जाए, यानी कि डिफरेंस आने की वजह से क्या हो, चार्ज डेवलप हो जाए। पोलैरिटी से आप ऐसे समझ लो समझने के लिए कि एक एंड पॉजिटिव हो गया और एक एंड नेगेटिव हो गया, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो पोलैरिटी में बेसिकली होता है कि किस टाइप का यहाँ पे एंड क्रिएट होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी बनेगी। तो यहाँ पे एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये है बेस ऑन पोलैरिटी एंड बेस एंड पोलैरिटी है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या देखना पड़ेगा, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चेक करनी पड़ेगी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भी, किसी भी एलिमेंट के लिए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे मान लो यहाँ पे ये दो एटम है, एक एटम बी है और एक एटम बी है। अगर मान लो बी ज़्यादा पावरफुल है, तो बी ज़्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना ए एंड बी, ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे बेशक चाहे दोनों एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, बट बी पावरफुल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये किसके तरफ ज़्यादा रहता है भाई, किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, टुवर्ड्स द बी एटम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है ना वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि जैसे ए की तरफ कम और बी की तरफ ज़्यादा, ऐसे होगी। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। जब जिस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसने पुल कर लिया, अभी बी ने पुल कर लिया। शेयर तो कर रहे हैं बट ज़्यादा जो मतलब है वो किसकी तरफ है, अभी बी की तरफ है। तो ये कब होता है, जब दोनों में से कोई एक एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू अदर, यानी कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना तभी वो दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर पाता है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड क्या होते हैं, इक्वली, यानी कि जब दोनों ही इक्वल पावर वाले हैं, ठीक है। जब इक्वल पावर वाले रहेंगे तो उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यानी कि कोई किसी को पुल नहीं करेगा, कोई अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो वो इक्वली क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इक्वली शेयर कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल या फिर जीरो होता है। एग्जाम्पल जैसे H2O2 N2। अब देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जो इस हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही सेम तो इसकी होगी। तो इसका मतलब दोनों ही जब इक्वल हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी, यानी कि कोई अलग से अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो ये इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इक्वली शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ये कैसे टाइप का है, नॉन पोलर। क्या है भाई, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे देखो O2 का एग्जांपल हो जाएगा और N2 का। O2 है, अब O2 में क्या है भाई, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। अब ये डबल बॉन्ड जो बना है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बना है, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है वही इसकी है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड अनइक्वली। इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, अनइक्वली शेयर होते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला प्रेजेंट होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O। तो H2O का जो HCl। तो HCl में देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भी, 7। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं इसके वैलेंस शेल के। अब होगा क्या, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। बट अब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, क्लोरीन है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गई, बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई है। क्या आ गई, बॉन्ड में पोलैरिटी। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं अभी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब ए एटम है बी एटम है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, हमने ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है। बट ए और बी जो एटम है यहाँ पे क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छा सॉरी,
सॉरी भाई सॉरी, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है भाई, ये रेड एंड ब्लू से बने हुए हैं ना, मतलब कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग हो रही होगी, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। वो भी कैसे, किसी एक एटम की तरफ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, ए एटम के 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो यहाँ पे कोई क्या है भी पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है, पोलैरिटी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, इक्वल शेयरिंग हो रही होती है किसकी भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं अभी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं अभी, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या चेक किया कि जो आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो रहा था। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो रहा था। इनके केस में क्या हो रहा था, दोनों एटम क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इक्वली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है कि दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको यूज़ कर रहे थे शेयरिंग करने के लिए। ठीक है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका यूज़ कर रहे थे। तो और लेकिन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है भाई, यहाँ पे एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा एटम क्या करता है भाई, ऐसे ही बैठा रहता है। अब देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि 1 पेयर चाहिए। अब यहाँ पे कोवलेंट में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन ला रहे थे, बट इन केस ऑफ डेटिव बॉन्ड क्या होता है भाई, एक एटम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं अभी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपको दिखाया हुआ है, एटम 1 है विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर और एक एटम बी है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, यानी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसे हमने बोला है इलेक्ट्रॉन डोनर। और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये यहाँ पे क्या है, इसको बॉन्डिंग के लिए देगा और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं फिर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ए बी और बी भी दोनों शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है आपको, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन कैसे बनता है, देखो NH3 होता है। NH3 देखो कैसे बनेगा, NH3 अभी हमने डिस्कस किया था, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1s2 2s2 2p3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अभी, 5। अगर 5 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब क्या कर रहा है ये, NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आगे अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बैठ गई यहाँ पे। अब ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगी। तो यहाँ पे इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने ऐसे कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने ऐसे कंप्लीट किया। नाइट्रोजन क्या करेगा अभी, नाइट्रोजन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो 5 तो इसके पास खुद ही थे और क्या करेगा, 3 ये जो हाइड्रोजन के साथ है इसके साथ इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो ये तो हो गया यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आता है। H पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब सॉरी लोन पेयर है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की है कि भाई ये तो एज इट इज़ पड़े, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो यानी कि ये क्या करने की टेंडेंसी रखता है, इस H पॉजिटिव आयन को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो ये यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव ऐसे और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम ऐसे इस वाली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और वो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन को समझते हैं, ये क्या होता है। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट की एबिलिटी होती है टू फॉर्म बॉन्ड विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि खुद के साथ ही, यानी कि सेम एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं अभी, कैटिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं अभी, कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं। कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ही होती है। तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स एटम, जिसकी वजह से क्या है, उसी
एटम के, उसी सेम एलिमेंट के एटम के बहुत सारे एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, लिंक करते हैं, और लिंक करके क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, लार्ज कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन पावर शो करता है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, कौन करता है, भी कार्बन शो करता है। तो कार्बन शोज द मैक्सिमम कैटिनेशन अमंग ऑल एलिमेंट्स। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम कैटिनेशन पावर इन द पीरियोडिक टेबल, तो आंसर क्या होगा, भी कार्बन होगा। और भी एलिमेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे कैटिनेशन पावर को शो करते हैं, बट इतनी अच्छी नहीं शो करते जैसा कि कार्बन करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि जो कैटिनेशन होता है लॉन्ग चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, रिंग्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखो इस तरीके से है, जैसे अब ये कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन ने क्या है, देखो स्ट्रेट चेन में, लीनियर चेन में तो इस तरीके से लिंक हो जाएगा, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, यानी कि ऐसे आप कितनी भी लॉन्ग चेन बना सकते हो, किसकी भाई, कार्बन एलिमेंट की, कार्बन एटम की। तो ये क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है। सेम ऐसे देखो ब्रांच में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रांच का एग्जाम्पल होता है, जैसे देखो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें इधर इधर ऐसे क्या है, साइड में पार्ट्स आ गए हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे कार्बन की क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो इसमें इधर पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। अभी ये जरूरी नहीं है कि ब्रांचिंग क्या हो भाई, सिमिलर हो, मतलब कि ब्रांचिंग जरूरी नहीं है सेम हो। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये ऐसे ऐसे, यानी कि बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप की ब्रांचिंग भी हो सकती है। बट इन शॉर्ट आपको समझना है कि यहाँ पे कैटिनेशन करने से लीनियर चेन भी प्रोड्यूस हो सकती है, लीनियर चेन के कंपाउंड भी बन सकते हैं, ब्रांचिंग वाले कंपाउंड भी बन सकते हैं, और रिंग चेन वाले भी कंपाउंड बन सकते हैं। अब रिंग जो होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट जो रिंग होती है वो 3 कार्बन एटम की होती है। 3 कार्बन एटम से लेस वाले में तो रिंग बनना ही पॉसिबल नहीं है, एक एटम से तो कैसे ही रिंग बनेगी। एक सिंगल कार्बन एटम क्या रिंग बना सकता है, रिंग का मतलब क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है ना। तो क्लोज स्ट्रक्चर तभी तो पॉसिबल है जब ये 3 एंड मिलेंगे, ठीक है। तो ये कब होती है, यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट रिंग बनती है वो कौन सी होती है, 3 कार्बन वाली होती है। और ये देखो यहाँ पे 5 का एग्जांपल दिया हुआ है, 6 का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, ये कैटिनेशन पावर की वजह से क्या है भाई, यहाँ पे लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन कैसे भी टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये जो कैटिनेशन शो करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, रीज़न फॉर कैटिनेशन इन कार्बन, इसका रीज़न क्या होता है, ये स्मॉल इन साइज़ होता है। क्या होता है अभी, जो कार्बन का एटम होता है ये स्मॉल इन साइज़ होता है। इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 76 या फिर 77 पिकोमीटर कुछ होता है। जो कार्बन बॉन्ड बनता है ना यहाँ पे, कोवलेंट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 355 किलो जूल पर मोल होती है। यानी कि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना वो भी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है भी, 355 किलो जूल पर मोल होती है। ये टेट्रावेलेंसी शो करता है, यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है इसकी, एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है, कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे यहाँ पे मिथेन का एग्जांपल है, तो मिथेन में आपको पता ही है कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब हर कोई भी एलिमेंट लगा लो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये किसका एग्जांपल है, मिथेन का। इसे हम क्या बोलते हैं, मिथेन बोलते हैं। मिथेन क्या होता है, CH4, C2H4 है। तो C2H4 में यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं आपको। तो ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। क्या करना है यहाँ पे, ऑक्टेट कंप्लीट चेक करो। ये हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये अपना क्या करेगा, और डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। और यहाँ पे क्या है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है कार्बन एटम ने, यानी कि ये जो कार्बन एटम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है, 2 यहाँ पे क्या बनेंगे, मतलब बॉन्ड पेयर बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड बन रहा है। सेम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या है, कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ऐसे, ये इसके साथ यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बट जो कार्बन है इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, और मतलब 4 हो गए यहाँ पे, देखो ये, और ऐसे ये इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। 3 टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, टेट्रावेलेंसी, एक हमने डिस्कस किया यहाँ पे कैटिनेशन,
और एक हमने डिस्कस किया यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर वो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछता है शो द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो आप वर्सेटाइल नेचर में ये वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अभी होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक से क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम, सेम एटम मतलब कि सेम न्यूक्लियाई, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट एटम्स डिफरेंट न्यूक्लियाई। इसे डिफाइन कर सकते हो, अगर एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वो सेम होते हैं, ठीक है, सेम एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, तो उसे हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2, और क्या हो सकता है यहाँ पे Cl2, F2। तो देखो यहाँ पे सेम ही टाइप के एटम्स है, तो ये किसके एग्जांपल हो गए भी? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के। और ऐसे ही हेटेरोएटॉमिक होगा, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोएटॉमिक। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? NH3, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स हो गए। CO2, यहाँ पे कार्बन है और क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। CH4, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से क्या बनेगा भाई? यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये कौन से टाइप के एग्जांपल्स हो जाएंगे भी? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी से क्या मतलब होता है? तो कोवैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड बाय एन एटम विद द अदर एटम। इसको देखो ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो जैसे आपके पास क्या है? O2 है, अभी हमने O2 का एग्जाम्पल देखा था, H2 का भी एग्जाम्पल देखा था। H2 के केस में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे शेयर कर रहे थे और यहाँ पे क्या है? अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मतलब टोटल तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ना यहाँ पे, और बॉन्ड कितना बना है? 1 बना है। तो यानी कि जितने भी बॉन्ड बने हैं ना, वही क्या होगी? उसकी कोवैलेंसी होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे ईच ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड, यानी कि एक ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बनाए हैं। अब जैसे इस ऑक्सीजन के भी तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे और इस ऑक्सीजन के भी आप क्या बोलोगे? 2। तो यहाँ पे कोवैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2 हो गई। सेम ऐसे देखो H2O के केस में, अब H2O के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक एक तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भी? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है ये एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। लोन पेयर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, आपने बुक में देखा होगा। तो ये लोन पेयर है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? यहाँ पे 2। ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बनाए ना, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन की तो कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 2 है। बट हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? इस हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि इसने तो ऑक्सीजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक ही बॉन्ड बनाया ना। और यहाँ पे सेम ऐसी इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक ही बॉन्ड बनाया है। तो हाइड्रोजन फॉर्म्स 1 बॉन्ड, तो कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। आई होप ये कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि आपको ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल देके पूछे तो आप इसको एक्सप्लेन कर सको। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं ये। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं अभी? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे ट्रांसफर होता है? कंप्लीट ट्रांसफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और क्या फॉर्म हो जाता है अभी? NaCl। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे H2 के केस में हो सकता है, H2O के केस में हो सकता है, CH4 एग्जाम्पल हो सकता है। इन सब का हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। जो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में फोर्स होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द कैटायन एंड अनायन। इन आयनिक कंपाउंड क्या होता है? एक कैटायन फॉर्म होता है और एक अनायन बनता है। तो यहाँ पे इनके बीच में अपोजिटली चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अपोजिट चार्जेस के बीच में। नेक्स्ट क्या है अभी यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड में कैसी टाइप की बॉन्डिंग होती है? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है अभी? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो ये वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, ये आपको तीनों स्टेट में मिल जाएंगे, गैसेस, लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, मीथेन, तो ये कैसे एग्जिस्ट करती है? एज ए गैसियस स्टेट। ये कैसे करते हैं अभी? कैसे मोलिक्यूल्स है? ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पे। और Br2 जो ब्रोमीन मोलिक्यूल है ये क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और जो I2 है यानी कि आयोडीन है, P4 फॉस्फोरस है, सल्फर मोलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन बी गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है अभी?
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फ्री आयंस। कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो क्या होता है, ये अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, यानी कि जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आयंस में डिसोसिएशन होगा तो यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आयनिक फॉर्म में आ रहा है या कुछ हो रहा है। तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स होते हैं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की वजह से आ रहा है, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनकी लैटिस को ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनमें बॉन्डिंग कैसी देखी हमने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा देखा? वीक होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। और सॉल्युबिलिटी के लिए ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है क्या भी? लाइक डिजोल्व लाइक का। तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है कि अपने जैसे में ही घुलना, यानी कि जैसा नेचर उसका खुद का है उसी में वो सॉल्युबल होगा। इसको ऐसे समझो, देखो जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को देखना हो, किसी का कैरेक्टर जानना हो या किसी का नेचर पता करना हो कि कौन कैसा है, तो उसके दोस्तों को देखो, क्योंकि दोस्त जो बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई उनकी जैसी कंपनी होगी उनका नेचर भी क्या होगा? सेम वैसा ही होगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। अभी आपने पोलर का मतलब समझ लिया। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें पोलैरिटी होती है वो ही, उनमें ही क्या होते हैं भी? आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। अब पोलैरिटी आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव हो सकता है। और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी पोलैरिटी मतलब चार्ज है, तो ये भी पोलर है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड है यहाँ पे तो क्या होगा भी? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। यानी कि इनका नेचर कैसा होता है? खुद का नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं किसमें भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? वाटर की बात कर रहे हैं, ये वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होंगे। लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट बताया ना, तो ये पोलर में डिजोल्व होगा। अगर ये कोवलेंट वाले नॉन पोलर इन नेचर है तो ये भी क्या है भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब है? जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं, लाइक बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, CCl4, बेंजीन, ईथर, इन सब में यहाँ पे क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट एंड वैक्सी नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन को शो करते हैं विच आर फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस, जो एकदम से हो जाती है, स्पीडली होती है। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन को शो करते हैं विच आर स्लो। कैसी होती है भाई? कोवलेंट कंपाउंड की मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो इन नेचर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये आपको 10th की बुक में भी दिया हुआ है, एक बॉक्स में मेंशन है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे DSSB में तो क्वेश्चन आए हुए हैं। और आई थिंक NVS या KVS में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है सिमिलर होती है, ऐसे कुछ आया था कि डिफरेंट है, मतलब स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। NVS में या KVS में किसी एक पेपर में है, TGT के में। तो एलोट्रॉप्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अभी एलोट्रॉप्स को हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती है किसी सेम एलिमेंट की, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करेंगे तो कार्बन के एलोट्रॉप्स आपको पता है कौन से होते हैं? डायमंड है, ग्रेफाइट है, और क्या होता है? फुलरीन पढ़ते हैं हम, कोल होती है, ठीक है, कोक होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी? कार्बन की। अब ये सब दिखती अलग है, देखो इन सब का नेचर अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो अब ये जो इनका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से क्या होती है? इनके डिफरेंट आती है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो क्या होता है? डिफरेंट टाइप का होता है। तो इस वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएगी। बट सभी की सभी, जो ये डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इन सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन की एटम्स ही तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या रहेगी भाई? सिमिलर रहेगी, क्योंकि सभी किससे मिलके बनाए? कार्बन से ही तो मिलके बनाए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एलोट्रॉप्स हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमरफस। तो क्रिस्टलाइन का क्या मतलब होता है? इसमें क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में जो एटम्स होते हैं ना वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर वे में अरेंज होते हैं, सिस्टमैटिक पैटर्न होता है जिसमें एटम्स क्या रहते हैं? एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं और सीक्वेंस को बना रहे होते हैं। अमरफस एलोट्रॉप में क्या होता है? नो रेगुलर पैटर्न, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का कोई सीक्वेंस वाइज नहीं होता, कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता, कोई भी कहीं तक चल रहा है। जैसे मान लो एटम्स पहले ऐसे थे, उनका मन किया तो वो स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय वो ऐसे जाने लग गए,
यहाँ तक एटम सिंगल सिंगल थे, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग में चले गए, तो यहाँ पे कोई भी क्या है एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता। बट इसमें क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एकदम सिस्टमेटिक वे से जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो इस तरीके से बिल्कुल अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलाइन में क्या है, पैटर्न होता है, अमरफस में नहीं होता है। तो हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ना कार्बन के एलोट्रॉप्स की, वो कौन कौन सी होती है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में एक कार्बन एटम, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो कार्बन क्या होता है अभी यहाँ पे, इन केस ऑफ डायमंड एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये जो बॉन्डेड होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्डेड होता है। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो ये क्या होता है, 4 बॉन्ड जब भी बनते हैं तो वो क्या होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इन केस ऑफ डायमंड। अगर किसी को अभी नहीं समझ में आ रहा कैसे होती है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, तब क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे जो डायमंड होता है इसमें जो एक यूनिट होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल तो आपको पता ही है, फिर क्या होगा 109 होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, कितना भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 4000 केल्विन होता है या फिर इससे भी ज़्यादा होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस है ये, और वेरी हार्ड सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो डायमंड होते हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ये पुअर कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, आपको पता है कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डिंग में क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा होता है ना, ये जो एक मतलब जैसे आगे देखो यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, ये यूनिट है। जैसे ये सबसे छोटी यूनिट है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये। अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन एटम तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है। अब ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे, ये क्या करेंगे, फर्दर 4 बॉन्ड्स को फॉर्म करेंगे। अब जैसे ये वाला कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम जो यहाँ पे आपको शो किए गए हैं इसमें, अब ये फर्दर बॉन्ड बना रहा है। देखो ये कार्बन एटम फर्दर आगे किसी एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये एक किसी से और ये एक किसी से। तो इस तरीके से क्या होता है, चेन चलती रहती है पूरी। अब ये जो यहाँ पे कार्बन एटम बने थे, ये फर्दर किसी दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है। जैसे देखो ये वाला जो बॉन्डेड है इससे है, यहाँ पे ये वाला हमने पढ़ा इससे बॉन्डेड है, और ये वाला इससे बॉन्डेड है यहाँ से जो हमने पढ़ा है। और ऐसे क्या है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर समझा रखा है कि कैसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट से कैसे फिर फर्दर जो भी 4 कार्बन एटम है, जैसे ये कार्बन एटम 4 रहेंगे, ये कैसे फिर फर्दर कनेक्ट करते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये बनेंगे तो ये आगे फर्दर 4 से बनते जाएंगे, ये आगे फर्दर 4 से, ऐसे ही क्या है, ये आगे स्टेप बाय स्टेप क्या है पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है कार्बन का, सॉरी डायमंड का। यहाँ पे जाइंट क्या है, कोवलेंट स्ट्रक्चर है, किसके लिए, डायमंड का। यहाँ पे एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। तो देखो अब ये जो कार्बन एटम है 4 से बॉन्डेड है, 1 2 3 एंड 4। अब ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को पकड़ो, इसको चेक करो, ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे 1, ठीक है, और 2 एंड 3 एंड 4 हो गए ना 4 बॉन्ड। सेम ऐसे ही अब इस कार्बन एटम को पकड़ो, 1 2 3 और एक बैक में होगा। ठीक है, यहाँ पे भाई 3D स्ट्रक्चर है ना, तो 3D स्ट्रक्चर में इधर उधर हो जाते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है, मतलब सारे बॉन्ड्स आपको सामने से विजिबल नहीं होते। ये वाला जो है ये यहाँ पे बॉन्डेड है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बन एटम क्या करते हैं, अभी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कार्बन एटम। और ईच कार्बन एटम क्या करता है, अभी एक कार्बन एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। यहाँ ऐसा ये बन जाता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। ये कार्बन एटम शो कर रहा है, 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं पर एटम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके यूजेस देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पे सिंगल बनते हैं कितना होता है, 154 पिकोमीटर होता है। डायमंड के केस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है कितनी होती है भी, 154 पिकोमीटर होती है। और इसकी जो डेंसिटी होती है कार्बन की, डायमंड की, ठीक है, जो डायमंड की डेंसिटी होती है यहाँ पे वो कितनी होती है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कितनी होती है भाई, 3.5 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का वो बहुत ही हाई होता है। हाई वैल्यू कितनी होती है इसकी भाई, 2.42 होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाई है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है,
इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसी की वजह से क्या है आपको शाइनिंग क्या है भाई, जो भी शाइन होती है वो विजिबल होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पे सारे के सारे जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है भाई यूज़ हो रहे हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अब यहाँ पे इसके यूजेस देखते हैं। तो डायमंड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है अभी, ड्यू टू इट्स हार्डनेस, ये हार्ड होता है तो इस वजह से डायमंड का यूज़ हम करते हैं कटिंग मार्बल, ग्रेनाइट और मतलब ग्लास वगैरह को कटिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है एज ए कटिंग और ड्रिलिंग टूल आप बोल सकते हो। ज्वेलरी के पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है, ये तो बड़ा ही कॉमन है, सबको पता होगा। इट इज़ यूज एज अब्रेसिव, इसे हम एब्रेसिव की तरह यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग की तरह यूज़ करते हैं ऑन द हार्ड सर्फेसेज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, अब ग्रेफाइट के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही 4 ही रहेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, यानी कि वो आगे जैसे यहाँ पे 4 से बॉन्डेड हो रहा था, यहाँ पे ओनली 3 से ही बॉन्डेड होता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, जैसे इस केस में क्या था टेट्राहेड्रल, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। इन केस ऑफ डायमंड हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी sp3, इन केस ऑफ ग्रेफाइट कितनी है अभी sp2। लेयर्स वाइज स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, तो लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है, क्या होता है अभी वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि लेयर्स बनती है, लेयर्स के बीच में वीक फोर्स है तो वो क्या होता है थोड़ा सा स्लिपरी होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या होता है अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा ना बॉन्डिंग में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या है अभी हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है गुड कंडक्टर होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये एज ए ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ होता है, ठीक है। कैसे भाई, एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है क्योंकि सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है ना, ग्रीजी होता है, इस वजह से जो मशीन के पार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एज ए ल्यूब्रिकेंट ये यूज़ होता है। और क्या है भाई ग्रेफाइट का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आप ये समझ लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। और आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पढ़ा होगा कि हम वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, कैथोड एनोड बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी यूज़ होता है। और अगर आप वैक्स और क्ले के साथ मिक्स कर देते हो ग्रेफाइट को, ठीक है, तो ग्रेफाइट को हम यूज़ कर सकते हैं कैसे भी, एज ए लेड पेंसिल भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल, लेड, इलेक्ट्रोड, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, ये है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये कार्बन है, जैसे ये कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम क्या करेगा भाई यहाँ पे, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है। ये दूसरा कार्बन एटम है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो देखो यहाँ पे क्रॉस में दिखाया हुआ है ना, ये कैसा दिखाया हुआ है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम डीलोकेलाइज। तो इस डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे ये ऐसे अपना ऑक्टेट मतलब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर पे करेगा, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस तरीके से क्या होती है यहाँ पे, ये कार्बन एटम जब ऐसे शेयर करते जाते हैं ना, जैसे अभी इसने 3 के साथ ही शेयर किया है, तो ये कार्बन एटम भी फर्दर 3 के साथ ही शेयर करेगा, ये वाला भी आगे 3 के साथ ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट बन रही थी, यहाँ पे क्या होती है एक हेक्सागोनल यूनिट बनती है। क्या बनती है, हेक्सागोनल यूनिट बनती है। और इन एक लेयर जैसे ये हो गई, एक लेयर ये है, बाकी दूसरी लेयर यहाँ पे ये है, और ये डैश से देखो आपको दिखाया हुआ है। तो यानी कि एक लेयर के ऊपर, यानी कि ऐसे पूरी एक शीट ये बन जाती है, एक शीट ये बन गई, एक लेयर, और इनके बीच में क्या होता है वीक फोर्स होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर 3 कार्बन एटम, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 142 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है भी, 142 पिकोमीटर होती है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन डिफरेंट लेयर्स के बीच में, ये कितना होता है, ये होता है 335 पिकोमीटर। ये क्या होता है, 335 पिकोमीटर होता है। इसकी भी डेंसिटी हाई होती है, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई ही होता है, बट एज़ कम्पेयर टू डायमंड कम होता है। 1800 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और जो इसकी डेंसिटी होती है वो 2 से 2.5 तक कुछ होती है। कार्बन की जो नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है वो कौन सी है अभी, फुलरीन। तो फुलरीन क्या होता है अभी, फुलरीन में कार्बन एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर में। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है C60, और ये जो होता है C60
फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है किससे रिजेंबल करता है, किसके जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है, ड्रग डिलीवरी रिसर्च में इसका यूज़ होता है। इसे हम एज ए कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं सुपर कंडक्टर्स वगैरह बनाने में। जो फुलरीन होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं एंटीवियर और एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली एक तरह से आप ही समझ सकते हो इनहेंस करता है। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फुलरीन का स्ट्रक्चर देखो ऐसा कुछ होता है भाई, ये फुटबॉल जैसा होता है। यहाँ पे कुछ जो रिंग होती है देखो, ये आपको दिखाई गई है। ये जो कुछ रिंग्स होती है C60 में, ये कैसी होती है भाई, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और कुछ रिंग्स जो है पेंटागन होती है। पेंटागन देखो ये, तो कुछ रिंग्स जो होती हैं यहाँ पे कार्बन की, वो क्या होती है, 5 मेंबर्ड होती है, और कुछ कैसी होती है, हेक्सागन और पेंटागन होती है। यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं पर एटम, यानी कि एक एटम 3 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और जो C60 फुलरीन होता है ना, C60 फुलरीन में अब कई बार ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने 5 मेंबर्ड रिंग होती है और कितनी 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो जो हेक्सागन रिंग होती है यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग होती है, वो कितनी होती है भाई, यहाँ पे 20 होती है। और जो पेंटागन है यानी कि 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है, वो कितनी होती है, 12 होती है। कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कितनी यहाँ पे ये इसकी रिंग्स होती हैं, और इसे हम बकी बॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे बकी बॉल्स भी बोला जा सकता है। और एक पॉइंट और, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, वो कितना होता है अभी, यहाँ पे ये होता है 145.3 पिकोमीटर होता है। और जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होती है किसकी भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, वो 138.3 पिकोमीटर होती है। इस स्ट्रक्चर में दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल भी एंड डबल बॉन्ड भी। तो ये थी यहाँ पे कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बन की अमरफस एलोट्रोपिक फॉर्म को, कि कौन कौन सी होती है। तो कौन कौन सी है, कोल, कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक होता है, जिसे आप कार्बन ब्लैक भी बोलते हो। तो कोल क्या होता है अभी यहाँ पे, जो कोल होता है वो तो आपको पता ही है, कोयला होता है। ठीक है, कोक क्या होता है अभी यहाँ पे, कोक जो होता है, कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि जो कोल होता है ना, इसका हम क्या करते हैं अभी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। तो जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो कोल का, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल गैस, यानी कि ऑयल गैस बनाने के लिए जब आप डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हो ना, तो वहाँ पे आपको एज ए रेजिड्यू एक प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। ये ग्रेइश हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेइश हार्ड सॉलिड होता है। ये रहा यहाँ पे कोक। तो ये नेक्स्ट क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे चारकोल है। तो चारकोल क्या होता है, ये ब्लैक सॉफ्ट हाईली पोरस सब्सटेंस होता है। ये रहा चारकोल, ये चारकोल है, यहाँ पे ये चारकोल है, ये कार्बन ब्लैक लैम्प है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, ये डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई हुई है, जैसे ये कोल हो गया, ये कोक है, ये यहाँ पे क्या है, चारकोल है, ये क्या है, लैम्प ब्लैक यानी कि कार्बन ब्लैक है। तो हम चारकोल के बारे में देख रहे थे। तो चारकोल क्या होता है, कि ब्लैक सॉफ्ट एंड हाईली पोरस सब्सटेंस होता है, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, यानी कि वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, एक कौन सा बताया है, वुड, एक बताया है आपको कौन सा, एनिमल, और एक बताया है यहाँ पे क्या भाई, शुगर चारकोल। तो जो वुड होता है, ये तो वुड की बर्निंग से होता है। कैसे मिलता है आपको, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में बर्निंग करनी है। और जो एनिमल चारकोल होता है, ये कैसे मिलता है आपको, आपको डिस्टिलेशन करना है किसका, एनिमल्स की बोन का। ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एनिमल चारकोल मिलेगा। और इसमें क्या होता है, 10 to 20% कार्बन प्रेजेंट होता है, और बाकी क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और जो शुगर चारकोल होता है ना, ये आपको कैसे मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन शुगर, यानी कि शुगर पे आपको क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 का एक्शन, मतलब कि इसके साथ रिएक्शन करानी है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, शुगर चारकोल मिलता है, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने शुगर का क्या किया अभी, रिएक्शन कराई, तो आपको क्या मिल गया, शुगर चारकोल मिल गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है अभी, कार्बन ब्लैक, या फिर आप बोल सकते हो लैम्प ब्लैक, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। ये आपको कैसे मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग रिच हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आपको क्या करना है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनको लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में क्या करना है अभी, हीट करना है। तो आपको क्या मिलेगा अभी, कार्बन ब्लैक या फिर लैम्प ब्लैक, ये मिलेगा। और इसके लिए रिएक्शन जो है आप ऐसे समझ सकते हो, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो आपने इसे हीट किया लिमिटेड उसमें, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे लैम्प ब्लैक मिल गया।
और ये यहाँ से क्या है, मॉइस्चर मतलब कि एयर वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। एनिमल चारकोल और जो शुगर चारकोल होता है उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, टू रिमूव कलरिंग मैटर, यानी कि मैटर में से जो भी कलर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे भाई। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ एटम्स आर अरेंज एंड बॉन्डेड इन अ मोलिक्यूल, यानी कि एक मोलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो उसने कहाँ पे बॉन्ड बनाया है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसी में से फर्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करते हैं, शोज ऑल एटम्स एंड ऑल कोवलेंट बॉन्ड क्लियरली। यहाँ पे आप क्या करते हो, एवरी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल में जितने भी यहाँ पे एटम्स है वो जिस भी टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं ना, आप उन सबको शो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे CH4 है, तो CH4 के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो क्या होगा, आपको पता है कार्बन के पास वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 4 बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, यानी कि जितने भी यहाँ पे एटम्स है उन सबको डिनोट करना है, जितने भी यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, उन सबको यहाँ पे डिनोट करना है। जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है CH3COH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन के 3। तो आपने ऐसे करके इसको शो किया, यहाँ पे कार्बन जो है ये ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड देन ये, तो आपने इसको क्या है बिल्कुल ओपन करके एक्सपेंड करके लिख दिया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्या, जैसे एग्जांपल दिया हुआ इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो बना रखा है, 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे आपने ऐसे 3 बॉन्ड बना दिए। अब ये कार्बन जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2 बनेंगे यहाँ पे, और इसके 4 कंप्लीट भी है। वैसे देखो 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट भी है ना। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं और 2 तो यहाँ पे एज ए लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले से क्या मतलब है। नॉर्मली हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करते, विदाउट लोन पेयर ही सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड एंड एटम्स को ही शो किया जाता है। एक और होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, किसी के लिए भी आप बना सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का बना दिया। यहाँ पे मैं छोटे एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि बनाने में टाइम ना लगे, जैसे अब H2O का हो गया ये। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एक पॉइंट और याद रखना है कि लुईस डॉट जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें आप सिर्फ क्या शो करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हो। जैसे अब यहाँ पे क्या है, वाटर का बनाना है आपको, तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, 6 एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इंडिकेट लोन पेयर एंड शेयर पेयर। तो जो भी लोन पेयर है वो भी एज इट इज़ रहते हैं और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन भी एज इट इज़ रहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ करना होता है, इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ नहीं करना होता। नेक्स्ट अब यहाँ पे कंडेंस एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कंडेंस का मतलब क्या है, कुछ शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटम्स आर ग्रुप टुगेदर, एटम्स को क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं टुगेदर, बॉन्ड्स आर नॉट शोन। तो जो पीछे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ना कि CH3 ये क्या है, इथेन है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे बॉन्ड शो किया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना इसको ही शो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है, इसको ही यहाँ से क्या है रिमूव कर देंगे, इसको ऐसे रख देंगे बस शॉर्ट में ऐसे। ये अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, अभी कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले के हैं, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे डिनोट नहीं हो रहा है। तो एटम्स को हम एक साथ रखते हैं, बॉन्ड्स आर नॉट शोन सेपरेटली, इनको हम अलग से सेपरेटली नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट है फिर बोन लाइन एंड स्केलेटन फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन एटम्स आर नॉट रिटन, यहाँ पे ओनली हम लाइन का यूज़ करते हैं। एक लाइन को, जैसे मान लो ये लाइन बनाई मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है और यहाँ पे एक कार्बन एटम है। ये एक लाइन बनाने का क्या मतलब है कि इस एंड पे एक कार्बन एटम है और इस एंड पे कार्बन एटम है। तो ये अपने आप में ही क्या करता है, कार्बन एटम रिटर्न नहीं होते यहाँ पे। ईच लाइन एंड और बैंड रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम, यानी कि हर लाइन और जो बैंड होता है, यानी कि इसको आप जिगजैग मैनर में ऐसे शो करते हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ एक कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन एटम है। तो टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 5। टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 5। जो एंड वाले कार्बन एटम होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, जब आप सिंगल वाले बना रहे होते हैं, यानी कि सारे बॉन्ड सिंगल है, तो वो जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अल्काइल ग्रुप को, यानी कि मिथाइल को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, जैसे ये एक्सपेंडेड कंडेंस एंड लाइन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, अलग से एग्जाम्पल लेने की बजाय इसी टेबल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन क्या होता है, 4 कार्बन का एटम होता है। तो देखो 1 2 3 एंड 4।
अब ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, आपने क्या किया है, इसकी जितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, देखो 4 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी तो उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कर रखी है और 3 वैलेंसी उसने हाइड्रोजन के साथ कर रखी है। तो सारे ही कार्बन एटम ऐसे ही कर रहे हैं। इस कार्बन एटम ने देखो क्या कर रखा है, 2 वैलेंसी तो इसका इस वाले कार्बन और इसके साथ कंप्लीट कर रखी है और 2 वैलेंसी इसने इसके साथ कंप्लीट कर रखी है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है कि जितना आप ओपन करके लिख सकते हो। कंडेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपने क्या किया, जो हम इसे ऐसे लिख रहे थे, अगर देखो इसे लिखे तो ये क्या है CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है यहाँ पे CH3। तो आपने यहाँ पे कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया CH3 CH2 CH3। यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट भी किए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे CH3 यहाँ पे ब्लू है, CH3 CH2 फिर ग्रीन वाला, इस तरीके से यहाँ पे ना आपको दिखाया हुआ भी है। देखो नेक्स्ट है लाइन फॉर्मूला, यानी कि बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें क्या हो रहा है, देखो भाई बॉन्ड लाइन वाले में आपको जिगजैग मैनर में शो करना है। तो एक लाइन ऐसे गई, एक ही ऐसे, एक ऐसे, इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसका मतलब क्या है कि इसके साथ अपने आप ही ऐसे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, इसका मतलब ये है। इस CH3 का क्या मतलब है कि ये जो एंड पे ग्रुप लगा है इसके पास 3 हाइड्रोजन है ऐसे। CH2 का क्या मतलब है कि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और सेम ऐसे ही इस रेड वाले CH2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना जिगजैग मैनर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन या फिर स्केलेटल फॉर्मूला। हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन, ना तो हम हाइड्रोजन एटम को शो करते हैं, यहाँ पे इनको शो करने की नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पे है। और एंड पे क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। जैसे अब देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन जो होता है 3 कार्बन की चेन होती है, तो 1 2 3 एंड वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की, यहाँ पे 1 2 3 एंड फोर्थ इस वाले कार्बन के साथ हो गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी देखो 1 2 3 4, सेम इस कार्बन की देखो 3 हाइड्रोजन के साथ हो रही है और एक इसके साथ हो रही है कार्बन के साथ। फिर आपको क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो ये लगा दिए यहाँ पे। तो 3 तो इसकी वैलेंसी को कौन कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन, और एक कौन कंप्लीट कर रहा है, कार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पे वैलेंसी क्या होती है, इनकी कंप्लीट हो जाती है इन एक्सपेंडेड एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसी को अगर आपको कंडेंस उसमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको CH3 लिख दिया यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है इसको CH3 लिख दिया यहाँ पे, और ये जो पार्ट है इसको हमने कैसे लिखा, CH, इसके साथ क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है CH, और यहाँ पे क्या है CH आ गया, और इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको क्या करेंगे, अब ये जो आया है ना इसको बॉन्ड लाइन बनाना है, तो यानी कि सेंटर में एक कार्बन है, तो ये सेंटर वाला कार्बन हो गया। आगे क्या करना है, एक ऊपर एक इधर एक इधर, तो मतलब कि 3 लाइन ऐसे बना दो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन का लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने देखी है ना, इनसे ये तो क्लियर हो ही नहीं रहा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने देखी है यहाँ पे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने देखे हैं डिफरेंट टाइप के, कि कंडेंस होता है, बॉन्ड लाइन होता है, इनसे आपको स्ट्रक्चर का आइडिया तो हो ही नहीं रहा है। ये तो क्या है, 2D स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, इसको क्यों पढ़ना होता है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है, वो क्या करती है, एक्चुअल स्पेशल अरेंजमेंट बताती है एटम्स का इन अ मॉलिक्यूल, कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स किस तरीके से प्रेजेंट है, वो 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। 3D रिप्रेजेंटेशन बताता है मॉलिक्यूल का। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि आपको मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप का पता लग सके, उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है ये पता लग सके, स्टीरियो केमिस्ट्री पता लगती है आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कुछ और भी नहीं तो बेसिकली आपको जो मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंगल पता चलेंगे तभी तो आप बाकी इन्फॉर्मेशन को पता कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला शोज कनेक्टिविटी ओनली। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है ना वो आपको कनेक्टिविटी बताता है कि कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, इधर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, किधर बन रहा है। इट डज नॉट शो द रियल शेप इन स्पेस, यानी कि एक्चुअल जो शेप होती है वो हमें नहीं पता चलती स्ट्रक्चर फॉर्मूले से। तो ये क्या है, इसका लिमिटेशन हो सकता है, लिमिटेशन बोल सकते हैं किसी भी, किसका लिमिटेशन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूले का। 3D स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो ये कब रिप्रेजेंट करते हैं, यूज टू शो द बॉन्ड इन 3D। 3D में जब आपको बॉन्ड से बॉन्ड रिप्रेजेंट करने होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि जो प्लेन में ही है। आपको पता है ना कि देखो 3 एक्सिस हम मानते हैं, एक प्लेन में ही एक्सिस होती है, एक आपकी तरफ होती है और एक बैकवर्ड होती है, यानी कि दूर होती है। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि जो प्लेन में ही है। एक होता है सॉलिड वेज, से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाते हैं सॉलिड वेज, इसके अंदर ऐसे फिल कर देते हैं। तो ये क्या है, बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि बॉन्ड क्या है, टुवर्ड्स अस है, यानी कि बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि अपनी तरफ आ रहा है। और एक होता है डैश, तो डैश से देखो जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड गोइंग बिहाइंड द प्लेन, यानी कि हमसे दूर जा रहा है। आप अपनी तरफ से देखो, आप अपनी तरफ से देखो, तो इस वाले बॉन्ड का क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे सॉलिड इससे दिखाया हुआ है कि आपकी तरफ है ये, और इसका क्या मतलब है कि ये बैकवर्ड है, यानी कि आपसे दूर
दूर है। और ये वाले प्लेन जो सॉलिड लाइन आपको दिखाए गए हैं, इसका ये क्या डिनोट कर रही है यहाँ पे कि बोन क्या है अभी प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किसके लिए आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन शो की हुई है भाई, मीथेन के लिए। किसके लिए? मीथेन के लिए है। ऐसे देखो यहाँ पे इथेन का भी बताया हुआ है, ये इथेन मॉलिक्यूल है। तो इथेन मॉलिक्यूल में देखो ये इस तरीके से होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब सेम ही होते हैं हाइड्रोजन एटम, बट ये आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे अलग अलग कलर से बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वेज वाला है, ठीक है, ये हाइड्रोजन वेज टूवर्ड्स है। तो वेज वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी तरफ वाला। तो यानी कि ये वाले जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये हमारी तरफ है, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पे ये जो ये वाली लाइन शो कर रही है, ठीक है, ये ग्रीन क्या शो करेंगे? डैश वाले। ग्रीन क्या शो कर रहे हैं? डैश वाले, यानी कि हमसे जो दूर है। और ये क्या आ जाएंगे भाई? वेज, ये वाले जो हैं ये क्या है? प्लेन वाले हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मॉडल। तो मॉलिक्यूलर मॉडल से क्या मतलब होता है भाई? फिजिकल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, यानी कि आप बेसिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे दिखा सकते हो किसी को फिजिकली, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या होता है? एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉल्स। एटम्स को हम बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। बोन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टिक, और जो बोन्स होते हैं उनको हम स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको क्या बताता है? अरेंजमेंट बताता है एटम्स का। और यहाँ पे आपका जो लिमिटेशन है वो क्या है? यहाँ पे बोन जो बॉल वगैरह और आप स्टिक का यूज़ कर रहे हो ना, ये हमने ऐसे ही यूज़ कर ली, यानी कि बॉन्ड लेंथ को ध्यान में रखते हुए एटॉमिक साइज़ की, एटम का साइज़ क्या है। अब देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो सब में बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, सारे एटम्स का साइज़ सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे इन सब का ध्यान नहीं रखा। बॉन्ड लेंथ एंड एटॉमिक साइज़ आर नॉट स्केल। बस यहाँ पे क्या किया गया? बॉल एंड स्टिक को ये डिनोट कर दिया गया कि बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एटम है। और बॉन्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टिक्स को, यानी कि स्टिक्स जो है वो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अमोनिया है, तो अमोनिया के केस में क्या किया गया? यहाँ पे बॉल ली ये, और ये एक स्टिक ली। तो इस स्टिक में एक बॉल यहाँ पे सेंटर में क्या कर दी? इंसर्ट कर दी, और एक ये 3 बॉल्स यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दी। तो ये इसकी 3D क्या है भाई, इमेज को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि एक्चुअल में अमोनिया ऐसा होता है, ये बनाए गए थे कि बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो ये अमोनिया का दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसे सल्फर का। तो यहाँ पे जितनी भी बॉल्स है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एटम्स को। और ये जो बीच में गैप है ये स्टिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड को शो कर रही है कि ये बॉन्ड्स है। नेक्स्ट मॉडल जो है वो क्या है अभी? स्पेस फिलिंग मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है अभी? स्पेस फिलिंग मॉडल। तो इसमें क्या है? एटम्स को हमने स्फेयर की तरह शो कर दिया। अब स्फेयर की तरह शो किया तो वो तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे साइज ऑफ स्फेयर रिप्रेजेंट द एक्चुअल एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे जो स्पेस लिया गया, यानी कि बॉल्स वगैरह को लिया गया, स्फेयर बनाए गए, वो इस तरीके से बनाए गए कि उसको आप कंपेयर कर सको कि भाई किसका साइज़ बड़ा है, कौन से एटम का साइज़ बड़ा होता है, कौन से का छोटा होता है। यहाँ पे बोन्स आर नॉट शोन एज स्टिक। यहाँ पे बोन्स को स्टिक की तरीके से शो नहीं किया गया। जैसे अब यहाँ पे देखो अमोनिया है, अमोनिया के केस में वहाँ पे क्या था? बॉल थी और स्टिक से ऐसे फिर आपको बोन रिप्रेजेंट कर रखे थे, एंड देन अगेन यहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन एटम बना रखे थे। अमोनिया में 3 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है? सिर्फ ये स्फेयर बता दिए, स्फेयर है ऐसे कि भाई एक बड़ा स्फेयर है सेंटर में, और फिर ये स्फेयर है, ये स्फेयर है और ये स्फेयर है, तो ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स आर नॉट शोन एज स्टिक। तो व्हाट इट क्लियरली, ये आपको क्लियरली क्या मेंशन करता है? एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाई बाय मॉलिक्यूल, कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल ने एक्चुअल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इससे हमें ये पता चलता है। सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल पता चलता है। बॉन्ड एंड इंटरनल बॉन्डिंग ऑफ अरेंजमेंट के बारे में आपको कोई आइडिया यहाँ से नहीं होता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स बताए हुए हैं। जैसे बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में देखो 6 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे ऐसी 6 कार्बन एटम का ये अरेंजमेंट बताया हुआ है। और फिर क्या है, यहाँ पे इनके साथ जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए बताए हुए हैं, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है। नेक्स्ट जो मॉडल है डेट इज़ द वायर फ्रेम मॉडल। तो वायर फ्रेम मॉडल में क्या होता है? ओनली बॉन्ड्स आर शोन एज लाइंस। यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं ना, सिर्फ उसको क्या करते हैं? लाइन से शो किया गया। एटम्स आर नॉट एम्फेसाइज पे ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पे एटम को बताया ही नहीं गया। तो यहाँ पे ओनली क्या दिखाए गए? स्टिक से बताया गया। जैसे मिथेन है, तो मिथेन के लिए अगर आप बात करो स्टिक मॉडल में, तो यहाँ पे क्या होता है? सेंटर में एक बॉल होती है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बॉल होती है, एक यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर में क्या होती है? स्टिक्स होती है। बट इन केस ऑफ वायर फ्रेम मॉडल क्या किया गया? सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये क्या है? बॉन्ड शो कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे एटम के बारे में कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल एंड क्लियर पैटर्न ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड का क्या है? सिंपल एंड क्लियर पैटर्न मिलता है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो आपको एक और एग्जांपल ये दिया हुआ है। जैसे
यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे सिर्फ क्या है, ऐसे आप क्या करते हो, स्टिक से रिप्रेजेंट करते हो किसको, मतलब लाइंस को शो करते हो, ओनली बोन रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे। ये तीनों पिक्चर यहाँ पे बताई गई है, फ्रेमवर्क मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉल एंड स्टिक मॉडल को, एंड ये स्पेस फिलिंग मॉडल को। तो यहाँ पे मॉडल का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। और तो ये था आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आज की क्लास में कि आपको कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।